अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा रुबाब। आपके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेंटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं जब बच्चे एएसडी के साथ हों और उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं, ख़ासतौर पे जो प्यूबर्टी से रिलेटेड उनकी नीड्स हैं, हम उनको किस तरह से कैटर कर सकते हैं। इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं भेज सकते हैं, और अगर आप अपना प्रॉब्लम कोई शेयर करना चाहें, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। सो बेसिकली जो प्यूबर्टी है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, जब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं, तो प्यूबर्टी तो हमारे यहाँ पे आम बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है, किस स्टेज के ऊपर जाके उनको बताना है कि प्यूबर्टी क्या है, कौन कौन से चेंजेस लेके आएगी, और बच्चे ने अपनी प्यूबर्टिकल चेंजेस को, यानी अपनी बलूगत की जो चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। सो जब हम बात करते हैं एएसडी की, यानी जबकि ऑटिज्म या बच्चा जो स्पेशल नीड्स के साथ जब बच्चा होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो प्यूबर्टी और उनके पेरेंट्स के लिए प्यूबर्टी की चैलेंजेस को हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही आम लोगों की ट्रेनिंग नहीं है इसके ऊपर कि प्यूबर्टिकल चेंजेस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है ना ही वो लोग जो कि स्पेशली ख़ास तौर पे जो है वो लोग जो कि एएसडी या स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जिनकी नीड्स बहुत स्पेशल है, उनके साथ डील कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह की नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है हमारे यहाँ पे टैबूज का होना है। यानी हम बात ही नहीं करते सेक्सुअल नीड्स की, प्यूबर्टी की। हमें लगता है कि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, या मुसलमानों की ये नीड्स नहीं है, या मुसलमान बच्चों को इसके ऊपर ट्रेन नहीं करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि नए दौर के नए तकाज़ों के हिसाब से हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को प्यूबर्टिकल चेंजेस, यानी बलूगत के जो चेंजेस उनके अंदर आएंगे, उनके बारे में एजुकेट कर सकें, और एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, यानी एज के हिसाब से उसके जिस्म में कौन सी जो है तब्दीली आनी चाहिए, कौन सी उनको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। ये चीज़ें जानना, आज के पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मगर जब हम स्पेशल बच्चों की स्पेशल नीड्स जो हैं, जो बच्चे कैटर करते हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए तो ट्रेनिंग और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दुनिया में ये देखा गया है कि वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, उनका अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस हैं बहुत सारे। बच्चे जो हैं बहुत इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी बता नहीं पाते कि जी वो किस चीज़ में से गुजर रहे हैं, और फिर जब उन बच्चों के ऊपर अपने प्यूबर्टी के, यानी बलूगत के चेंजेस आते हैं, तो उसको वो खुद समझ भी नहीं पा रहे होते। कॉम्प्लेक्स होता है उनके लिए उसको समझना, और जब उसको समझ नहीं पाते तो वो या तो शॉक किसी कंडीशन में चले जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं, उनके लिए एक ट्रॉमा होता है उन चीज़ों को हैंडल करना। आप जो इस वक्त कुछ पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, या कुछ और जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप खुद भी अपना टाइम याद कर सकते हैं जब आपके अंदर प्यूबर्टिकल चेंजेस आ रही थी, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था उस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कितना ज़्यादा परेशानी का टाइम वो था आपके लिए। सो वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं, उनके लिए ये चैलेंजेस किस कदर मुश्किल होंगे, उनके लिए इन चीज़ों को हैंडल करना कितना मुश्किल है, ये वो पेरेंट्स बहुत बाखूबी समझ सकते हैं जो बच्चे, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बेसिकली तो असूलन होना ये चाहिए कि ये जो स्पेशल नीड्स हैं हमारी, यानी प्यूबर्टी की चेंजेस जो हैं, और उसके साथ साथ जो है हमें बच्चों को एजुकेट करने वाली जो चीज़ें हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली सबसे पहले पेरेंट्स की आती है, और उसके बाद टीचर्स की आती है। यानी टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं, दे आर द रिलायबल सोर्सेज, यानी वही जिम्मेदार हैं कि वो इस चीज़ को आगे जो है पहुँचा सकें। सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम समझ पाएँ कि हमारा बच्चा जो है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, वो अपनी एज की कौन कौन सी स्टेजेस को कितना तेज़ी से जो है वो क्रॉस कर रहा है, उसकी ग्रोथ जो है वो कितनी स्लो है, कितनी तेज़ है, ये पेरेंट्स को पता होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे की ग्रोथ को, और ग्रोथ में मैं सिर्फ उसकी फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रही, मैं उसकी मेंटल ग्रोथ की भी बात कर रही हूँ, मैं उसकी इमोशनल, यानी उसकी जहनी जो है एबिलिटीज़ जो हैं, काबिलियतें जो हैं, वो किस तरह से बढ़ रही हैं, उसकी सोचने समझने की सलाहियत क्या है, उसकी जिस्मानी सेहत किस तरह की है, उसकी तब्दीलियाँ कितनी तेज़ी से आ रही है, और उसके साथ साथ उसकी जज्बाती सेहत जो है
वो किस तरह की है, ये पेरेंट्स को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि जब आप अपने बच्चे की ग्रोथ को समझ पाएंगे, जब आप अपने बच्चे की चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन को और किस तरह की इन्फॉर्मेशन को, किस तरह की मालूमात को समझ सकता है, तो फिर आपके लिए किसी भी चीज़ के बारे में बात करना उनसे बहुत आसान हो सकता है और आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। और लफ्ज़ों का चुनाव भी बिल्कुल बच्चे की समझ के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे की समझने की सलाहियत क्या है, उसकी फिजिकल यानी जिस्मानी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके साथ साथ उसकी जज्बाती जो अंडरस्टैंडिंग है या उसके जो इमोशंस हैं वो उसको किस तरह से डील करता है। क्या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्या वो बहुत ज़्यादा पीछे यानी विड्रॉन हो जाता है, क्या करता है वो, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है जब आप बात करेंगे कि जी आपने बच्चों के साथ प्यूबर्टी की बात करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि पेरेंट्स खुद ही इतने ज़्यादा शाय फील करते हैं आम बच्चों के साथ भी बात करते हुए कि जी वो बच्चों के साथ किस तरह से बात करें कि उनकी प्यूबर्टी क्या है। तो वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हों उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। आप सबसे पहले अपनी शाइनेस को कम कीजिए कि आपने अपने बच्चे को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना है। जब आपने अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना है तो उससे पहले अपने आप को एजुकेट करना है, अपने बैरियर्स को क्रॉस करना है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपने अपने बच्चे के साथ कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए उसको ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसके साथ शेयर करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्यूबर्टी जो है यानी बलूगत जो है वो हर बच्चे में एक यूनिवर्सल एक चीज़ तो हमारे सामने आती है कि जी हर बच्चा जो है कम से कम अपनी 9 ईयर से लेके 13 ईयर्स तक की एज में यानी 9 से 13 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो अपने प्यूबर्टी के चेंजेस में से गुजरते हैं। मगर हर बच्चे की प्यूबर्टी में से गुजरने की यानी बलूगत में से गुजरने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं, उसको हैंडल करने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं। जब हम ASD के बच्चों की यानी ऑटिज़म के बच्चों की, बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, बच्चे जो मुख्तलिफ जिनकी डिसेबिलिटीज़, मैं माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी वो डिफरेंट तरह से एबल हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो उनकी जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए भी हमें उनकी इस अंडरस्टैंडिंग को समझने की ज़रूरत है कि उनके प्यूबर्टिकल चेंजेस किस तरह से आना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी उसके जिस्म में कौन सी तब्दीली आ रही है, यानी उसकी चेस्ट किस तरह से ग्रो कर रही है, उसके अंडर आर्म्स में बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स उनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, वो उनके अंदर आने वाली छोटी छोटी चेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करते हैं और उसको केटर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के अंदर आने वाली ये छोटी छोटी चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप इसके बारे में सवाल करके इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की भी बेहतर तौर पे काबिल हो सकते हैं। एक सवाल ये आता है कि शायद ASD के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जल्दी प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं। प्यूबर्टी जो है वो किसी भी तरह से जो है वो ASD यानी ऑटिज़म जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता, यानी ऑटिज़म के बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल अपनी प्यूबर्टी यानी बलूगत जो है बिल्कुल उसी स्टेज के ऊपर जो है उसी स्टेज के ऊपर एक्वायर करते हैं जिस स्टेज के ऊपर बाकी सारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे जो हैं वो एक्वायर कर रहे होते हैं। मगर जो चीज़ चेंज कर सकती है वो उनकी मेडिसिन हो सकती है। मेडिसिन की वजह से समटाइम्स बच्चे जो हैं वो अर्ली अपनी जिस्म की ग्रोथ को जो है वो अर्ली ग्रोथ को जो है वो कर सकते हैं कि जी अपना जो है उनका उनकी प्यूबर्टी चेंजेस जो मेडिसिन की वजह से इफेक्ट हो जाए और वो थोड़ा जल्दी जो है एक्वायर करना शुरू कर दें। अब बात जो है सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, दुनिया में ये रिसर्चेस आई हुई हैं, दुनिया में स्टडीज कोट की गई हैं कि वो बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं सेक्सुअली अब्यूज़ होने के लिए, सेक्सुअली हैरास होने के लिए। सो इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकें ताकि वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। वो बच्चे जो कि नॉन वर्बल होते हैं यानी बात नहीं कर पाते या उनकी स्पीच के डिलेस होते हैं, स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा ऑटिज़म के साथ आता है वो इमेजेस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, यानी पिक्चर्स, पिक्टोरियल चीज़ें जो है उसके लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, वो उसको बहुत आसानी से समझ जाता है। सबसे पहले आपने एज अप्रोप्रिएटली अपने बच्चे को लेकर चलना है। ये नहीं करना कि जी अभी जो है
सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को ये नहीं करना कि वो 8, 9, 10 साल का हुआ है, प्यूबर्टी के चेंजेस आपने देखे, आपने फौरन उसको एजुकेट करना शुरू कर दिया, ओहो इसको प्यूबर्टी आ रही है, मुझे इसको एजुकेट करना है। नो, आपने शुरू से ही चीजों को लेके चलना है। जैसे खास तौर पे 1.5 साल का बच्चा जो होता है ना, वो भी अपनी प्यूबर्टी की अपनी सेक्सुअल चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एक्चुअली हमारी जो एजुकेशन है पेरेंट्स की तरफ से, वो बच्चे की 1.5 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, मगर क्योंकि हम खुद इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा तैयार नहीं होते, हमें खुद इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम बच्चे को इस स्टेज से मना करना शुरू कर देते हैं चीज़ें, और कुछ जो है मिस इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप लेट हो चुके हैं, आपका बच्चा 5, 6, 7 साल का हो चुका है, तो आप उसको टाइम से पहले, प्यूबर्टी के टाइम से पहले से छोटी छोटी सी बातें सिखाना शुरू करें उसकी बॉडी के चेंजेस के बारे में। मसलन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आपके जिस्म में आपकी ब्रेस्ट जो है, यानी आपकी चेस्ट जो है वो ग्रो करना शुरू होगी। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे या उम्र के इस साल के अंदर पहुंचेंगे या एज के इस एज ब्रैकेट में आप जाएंगे, तो आपकी आवाज़ में कुछ चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपनी उम्र के जो है 10 से 11 साल के अंदर जाएंगे, तो आपके जो है बाजुओं में, अंडर आर्म्स में जो है बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आपके जो प्राइवेट पार्ट्स अब समझना बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइवेट पार्ट्स हम कहते किसको हैं, जिसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पिक्चर्स लेके, बहुत क्लियर पिक्चर्स जिसके ऊपर बॉडी पूरी जो है डिस्प्ले हुई हो और उसके ऊपर ऑर्गन्स जो है बने हुए हो, आप उन पिक्चर्स को बच्चों को दिखा के बता सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स का मतलब एक्चुअली क्या है। ये वो पार्ट्स हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, जिनको कोई और टच नहीं कर सकता, सिर्फ पेरेंट्स टच कर सकते हैं, यानी माँ बाप टच कर सकते हैं, आप खुद टच कर सकते हैं। अकेले पब्लिकली अपने जो प्राइवेट पार्ट्स को आप टच नहीं, तो इसी तरह से आप वॉशरूम में अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने बच्चे को देनी होती, ताकि प्राइवेट पार्ट्स का कॉन्सेप्ट उसके जहन में जो है वो बैठना शुरू हो जाए और उसको समझ आ जाए कि प्राइवेट पार्ट्स का मतलब क्या है। अगर आप पिक्टोरियल मैसेजेस के ऊपर नहीं जा सकते, यानी आपके पास पिक्चर्स नहीं है, वो आपके पास आप उससे बात नहीं कर सकते, तो आप बच्चे को अपने साथ खड़ा करके, अपने पास खड़ा करके, आप उसकी बॉडी पार्ट को टच करके, यानी दूर से इशारा करके, आप यानी चेस्ट के ऊपर उसके हाथ रखें कि ये वाला बॉडी पार्ट जो है आपका, यानी चेस्ट वाला जो हिस्सा है, ये आपका बहुत प्राइवेट पार्ट है। इसी तरह से आपकी टांगों के बीच आप हाथ दूर से टच करके उसको बता सकते हैं कि ये आपका प्राइवेट पार्ट है, यानी आपके बट्स जो हैं ये बहुत प्राइवेट पार्ट है आपका। इसी तरह से अगर आपने बच्चे के लिए कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें कि आपने जैसे हम डायरेक्टली तो बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के जो है नाम नहीं बताते, मगर हमने जैसे बच्चों को अक्सर कहते हैं नो नो, पिशी वाली जगह, इस तरह के लफ्ज़ अगर बच्चे को सिखाए हुए तो आप इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि आपकी नो नो जो है, आपकी पिशी वाली जो जगह है, ये आपका बहुत प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट का मतलब ये बहुत खास है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको सिर्फ आप टच कर सकते हो, मामा बाबा टच कर सकते हो, और डॉक्टर अंकल मामा बाबा की इजाज़त से और उनकी मौजूदगी में टच कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें आपने बतानी होती हैं। मगर क्योंकि हम बात इस वक्त कर रहे हैं स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनकी, ये इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, इतनी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बच्चों को जो है, दूसरे बच्चों को जो अगर आप सिखाना चाहें तो उनको सिखाने में भी हमें टाइम लग जाता है, यानी हम वन गो में उनको नहीं सिखा सकते। सो हम पीसेस और बिट्स में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सिंपल और क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है उनको देते हैं। इसी तरह से आप उन बच्चों को खास तौर पे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ है, आपने छोटी इन्फॉर्मेशन, एक टाइम पे एक चीज़ की बात जो है वो करनी है। मतलब अगर आप चेस्ट की बात आज कर रहे हैं, या आज अगर आपने उनको प्राइवेट पार्ट्स की बात समझानी है, तो आपने सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बात करनी है। और प्राइवेट पार्ट्स में जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स, इवन आप अपनी, जैसे मैं आपको बार बार अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के ये बात बता रही हूँ कि आपकी चेस्ट आपका बहुत प्राइवेट पार्ट है। इसी तरह से जो है आपके बट्स में, अभी आपका हिबा जवाब देने की कोशिश करती हूँ मैं अभी आपके सवाल का। इसी तरह से जैसे आप अपने जो है अपना ये जो आपके बट्स हैं, आप इस पर भी टच, आप खुद भी टच कर सकते हैं अपने बट्स के ऊपर, और इसी तरह से आप उसको बता सकते हैं पिशी वाली जो जगह है ये आपके प्राइवेट पार्ट है। यानी एक टाइम पे छोटी इन्फॉर्मेशन, क्लियर मैसेज, और वो इन्फॉर्मेशन आपने इतनी बार बार देनी है, रिपीटेडली देनी है कि बच्चे के दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर जाए।
जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो आप उस वक्त उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नोटिस कर सकते हैं कि आपका बच्चा उस वक्त फील क्या कर रहा है। हो सकता है वो शाय हो रहा हो सकता है वो इधर उधर देख रहा हो। तो फिर आप उसको स्टोरीज के साथ, छोटी छोटी स्टोरीज की मदद से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं कि बबलू एक लड़का था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके जिस्म में ये तब्दीलियां आ रही थी, ये सारा कुछ हो रहा था, ये वाले प्यूबर्टिकल चेंजेस उसमें आ रहे थे, यानी ये चेंजेस आ रहे हैं। यानी हमें समझना ये है सबसे पहले कि एक तो प्यूबर्टिकल चेंजेस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है अपने बच्चे के साथ। हमने अपने बच्चे की समझ के हिसाब से लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए सिंपल इंफॉर्मेशन में छोटे मैसेजेस को अपने बच्चे को देना है ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाए। प्यूबर्टिकल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने बच्चे को देनी है वो उसकी बॉडी में आने वाले चेंजेस हैं, यानी उसके ब्रेस्ट का ग्रो करना, उसके पीनस के साइज का ग्रो कर जाना। इसी तरह से आप जो है आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी आवाज़ जो लड़कों की खास तौर पे चेंज होती है इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना। बच्चे के जिस्म में जहाँ जहाँ पे जो है बाल आते हैं, यानी जो उसके प्यूबर्टिकल हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर्स हैं हेयर है, उनके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना। लड़कियों को पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और जब हमारा, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ दुपट्टा वेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दुपट्टे के कॉन्सेप्ट को आप उसके प्यूबर्टिकल चेंजेस और ब्रेस्ट के ग्रो करने के साथ एसोसिएट करके उसको बता सकते हैं कि आप दुपट्टा लेते क्यों हैं। इसी तरह से लड़के को हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो ये है कि उसको जैसे जैसे वो अपने प्यूबर्टी में जा रहा है, यानी वो 8-9 ईयर्स का जब हुआ है तो उसको इरेक्शन, यानी उसके प्राइवेट पार्ट में उसको अकड़ाव महसूस हो रहा है। और वो अकड़ाव जो है वो खुद ब खुद भी हो सकता है और समटाइम्स जब वो टच करे तो भी हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन पहले आपके पास होनी चाहिए कि आपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी कौन कौन सी है एक्चुअली। उसके बाद जो है आप बच्चे को, लड़के को खास तौर पे ये बात बताते हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो खुद ब खुद अकड़ भी सकता है, फिर उसमें पानी किसी कोई चीज़ जो है सोते में निकल सकती है। इसको आप बता सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये हर बच्चे के साथ होती है। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये हर बच्चे के साथ जो है वो, हर बच्चा जो कि बड़ा हो रहा होता है, हर लड़का जो बड़ा हो रहा होता है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसी तरह से जब आप अपनी बच्ची के बारे में बात करेंगे जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ है, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि आपने उसकी एबिलिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी। वो किस तरह से बात को ज़्यादा बेहतर समझता है उसी तरीक़ाकार को हमने फॉलो करना है और छोटी इन्फॉर्मेशन और क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी हमने एम्बिग्युअस बातें, जैसे हमारी माएँ हमें समझाती होती थी ना, बेटा वो जो है ना लड़कियों को ऐसे होता ही है, मगर लड़कियों को क्या होता है ये कभी किसी ने नहीं बताया। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एम्बिग्युअस इन्फॉर्मेशन, खास तौर पे बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनके साथ कोई एम्बिग्युअस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए कि बेटा ये आपकी ब्रेस्ट जो है ये ग्रो करती है, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी ब्रेस्ट का साइज जो है वो बड़ा होता है। आप डिफरेंट एज की लड़कियों की पिक्चर्स इंटरनेट से लोड करके उसको दिखा सकती हैं। इसी तरह से अगर आप क्लास में बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी किस तरह से उसने अपनी डिफरेंट एज और स्टेज की चीज़ों को हैंडल करना है, तो टीचर खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा सकता है कि कोई एक बच्चा जो है उसकी परमिशन के साथ, उसके वालिदैन की परमिशन के साथ उस बच्चे को अपने पास जो है खड़ा कर ले। अगर बच्चा नहीं है तो आप गुड़िया ले सकते हैं, कोई टॉय ले सकते हैं जिसपे ऑर्गन्स बने हुए हों। टॉय नहीं ले सकते तो फिर मैं कह रही हूँ पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो विजुअल मैसेजेस को बहुत इजीली जो है वो कैटर कर सकते हैं और उनको समझ भी उसकी ज़्यादा आ रही होती है। आप गुड़िया ले लें, आप कोई और टॉय ले लें जिसके ऊपर आप बॉडी के पार्ट्स को समझा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वो बच्चे जो कि नॉन वर्बल होते हैं, यानी बोल नहीं पा रहे होते और उनको समझाना बहुत मुश्किल है, श्योरली उनके पास उनकी जो है कुछ साइन लैंग्वेजेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेज आप उनके स्पीच थेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से आप वो साइंस यूज़ करते हुए जो है किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से जो है वो आप उन साइंस को जो है कैसे बच्चे के मुताबिक जो है ढाल सकते हैं। और उसमें भी आप जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर बच्चे के साथ, जब वो नॉन वर्बल हो और आप उसको समझाना चाहते हैं तो फिर भी पिक्चर्स का सहारा लीजिए, क्योंकि पिक्चर्स वो चीज़ है जो बच्चे को बहुत क्लियर एक जो चीज़ है वो समझा सकती है और उसको इन्फॉर्मेशन कि
आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और आप खुद एक ड्राइंग बना लें, एक इंडिविजुअल की, एक बच्चे की, और उसके जिस्म के ऊपर उसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है ड्रॉ कर लीजिए। और फिर बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन बॉडी पार्ट्स के प्राइवेट होने के बारे में समझाइए, और उसके साथ साथ जो है फिर वर्बली उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि चेंजेस कौन कौन सी आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसको कैटर करने की ज़रूरत है। यस, सोशल स्टोरीज बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। मसलन जैसे आप भाई अगर आप 2 भाई हैं घर में, तो आप बड़े भाई की एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त है, अगर कोई जानने वाला है, अगर कोई जानने वाले की आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आप कोई स्टोरी खुद फैब्रिकेट कर सकते हैं। मतलब खुद स्टोरी बनाइए और उसके बारे में मालूमात जो है बच्चे को दीजिए। बहुत सारे टाइम पे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को वो देख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा ये भी होता है समटाइम्स आप अपने बच्चे को अपनी एग्जांपल भी देते हैं कि जब मैं छोटा होता था तो मेरे साथ ये हो रहा था, जब मैं बड़ा हुआ मेरे अंदर ये तब्दीलियां आई, मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही बताया, मुझे भी इसी तरह से गाइड किया गया, मैंने भी ये चीज़ें फेस की। जब आप अपनी एग्जाम्पल भी दे के बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से आपके साथ जो है वो रिलेट करना शुरू कर देता है। विजुअल मैसेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प कर सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टोरीज जो हैं। इसी तरह से जब आप 2-3 बच्चों को या क्लास में बच्चों को जब पढ़ा रहे हों कि आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं और प्यूबर्टिकल चेंजेस आपके अंदर कौन कौन सी जो है वो आएंगी, वो आप क्लास समझना चाहते हैं कि क्या क्लास में सब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में डेवलप हुई है या नहीं हुई, तो आप किसी एक बच्चे को खड़ा करके उससे पूछ सकते हैं कि आज हमने क्या बात की। आप उससे ये ना पूछिए, हो सकता है वो शाय हो जाए और वो इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर ना करे, लेकिन आप बच्चों के साथ जो ये पूछ सकते हैं कि आज हमने बात किस चीज़ के बारे में की है, बस ये। या फिर आप बच्चों के साथ खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अच्छा चलें आज हम सब मिल के ये कोशिश समझते हैं कि आज हमने बात किस चीज़ के बारे में की है, ताकि बच्चे के जहन में वो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत क्लियरली चली जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है छोटा मैसेज, क्लियर मैसेज और स्ट्रेट मैसेज। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एम्बिग्विटी के साथ हो, यानी क्लियर ना हो। अनक्लियर इंफॉर्मेशन आपने खास तौर पे वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं वो उनको नहीं देनी। मगर मैं समझती ये हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स इंफॉर्मेशन तभी दे पाएंगे जब वो खुद इस चीज़ के बारे में अपनी शाइनेस को ओवरकम कर लेंगे, जब वो खुद इस चीज़ के बारे में पहले से मालूमात ले लेंगे कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को जो है वो कम्युनिकेट करना है। इसी तरह से जब हम बच्चियों की खास तौर पे बात करते हैं कि उन्होंने अपने पीरियड्स को हैंडल करना होता है, विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपको याद होगा अपना टाइम भी, मुझे तो याद है कि कितना मुश्किल वो टाइम था, आप लोगों को भी याद होगा कि हमारे लिए कितना मुश्किल था उस चीज़ को हैंडल करना। और जब हम बात करें बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं, तो वो उनके लिए चीज़ें हमसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं होता। इसलिए नहीं कि उनकी एबिलिटीज़ कम होती हैं या वो चैलेंज होते हैं, नो नॉट एट ऑल। उनकी चीज़ें हमसे थोड़ी सी सिर्फ डिफरेंट होती हैं और हमारे पास वो तरीकाकार नहीं होता जिसकी वजह से हम उनको सेटिस्फाई कर सकें, हम उनको ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से दे सकें। सो हमें सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से अपने बच्चे को देनी है, तब आप अपने बच्चे को ज़्यादा बेहतर तौर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं अभी भी देखती हूँ, इवन वो बच्चे जो कि स्कूल्स में जा रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि उनके पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि वो अपने बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाते। आप इसके बारे में अगर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जिसमें टीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, बड़े यूज़फुल जो है वो वर्ड्स भी यूज़ किए। यूट्यूब चैनल पे मेरे पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी है, उसमें लव्स और हर चीज़ और स्टेज को कैटर किया गया है। आप लोग ताहिर और बाग के नाम से जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ जब हम बच्चियों की बात करते हैं तो बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने पीरियड्स को हैंडल करना। आपने बच्ची को कम से कम जो है, जब वो आप देख रहे हैं उसकी ब्रेस्ट ग्रो करना शुरू हो गई, आप तब से उसको एजुकेट करना शुरू करें कि बेटा जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं ना, तो उनकी पिछली वाली जगह से ये एक नेचुरल अमल है, ये एक कुदरती अमल है कि उनकी पिछली वाली जगह से कुछ दिनों के लिए, महीने के कुछ दिनों के लिए ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये ब्लड कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये हर लड़की को आता है और इस ब्लड से लड़की की हेल्थ एसोसिएटेड है, यानी उसकी सेहत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और ये ज़रूरी होता है।
ये ब्लड खुद ब खुद आता है, किसी चीज की वजह से नहीं आता, और खुद ब खुद रुक भी जाता है। रुकता कितने दिनों के बाद है? 4 से 7 दिन के अंदर ये खुद ब खुद रुक जाता है। लेकिन इसमें हमने अपने आप को हैंडल कैसे करना होता है? जब हम इन खास दिनों में से गुजर रहे होते हैं, हैज के दिनों में से, पीरियड्स में से गुजर रहे होते हैं, तो फिर हमें आप पैड्स उनको दिखाइए, कपड़ा उनको दिखाइए, और फिर उनको बिल्कुल अंडरवियर के साथ लगा के दिखाइए कि अंडरवियर के ऊपर आप उसको किस तरह से चस्पा करते हैं और फिर उसको वियर करते हैं। ये आप लेके क्या उसको कहते हैं, फिर मैं कहूँगी डॉल को लेके आप उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट जो है करके बच्चों को समझा सकते हैं कि इस तरह से पैड्स को यूज किया जाता है। और जब एक पैड खराब हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक पैड एक दिन में 2 पैड्स कम से कम इस्तेमाल करने होते हैं, ज्यादा गंदा पैड इस्तेमाल नहीं करना होता। मगर ये वो इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता पीसेस में और बिट्स में बच्चे को देनी है। एकदम सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं इस वक्त आप लोगों को दे रही हूँ, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं देनी, बहुत आहिस्ता। पीरियड्स के बारे में बताइए। पीरियड्स में अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जो है, अक्सर लड़कियां जो है पीएमएस यानी पीरियड्स के बाद उनको बहुत सारे मूड स्विंग्स आना शुरू होते हैं। समटाइम्स एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, समटाइम्स वो चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाती है, समटाइम्स उनको रोना आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन भी होता है कई लोगों को। पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, पीरियड्स के बाद भी हो सकता है। सो जब आपके बच्चे के अंदर ये वाले चेंजेस आपको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये वो चेंजेस हैं जब तक पीरियड्स नहीं होंगे आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिर अपने बच्चे को इसके बारे में एजुकेट करें कि उसने अपनी इस इमोशनल स्टेट को इस वक्त जो है वो हैंडल कैसे करना है और ये उसके साथ क्यों हो रहा है। मगर इससे पहले भी एक चीज जो की जा सकती है वो ये है कि आप ये देखें कि आपका बच्चा पहले से अपने बिहेवियर्स में किस तरह, क्या उसमें एग्रेशन पहले से ज्यादा है, यानी वो गुस्सा करने वाला है, वो आइसोलेशन में रहने वाला है, वो चिड़चिड़ा ज्यादा होता है, वो क्राइम ज्यादा करता है। ये वो बिहेवियर्स है जो आपको पहले से अपने बच्चे के बारे में पता होगा। और जब वो प्यूबर्टिकल चेंजेस यानी बलूगत की चेंजेस में से गुजर रहा होगा तो ये वाले बिहेवियर जो उसके इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चों में गुस्सा आपको जब वो अपनी प्यूबर्टी में जाते हैं तो ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। और बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, क्योंकि वो इतने उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे करें इन चीजों को, तो वो ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। सो आपने अपने बच्चे की इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस रखना, और आपने फोकस खास तौर पे ये रखना है कि जब आपका बच्चा 8 इयर्स पे पहुंचता है तो आप उसको एजुकेट करना शुरू करते हैं प्यूबर्टिकल चेंजेस के लिए। मगर एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो इससे भी बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 1.5 ईयर के ऊपर आप अपने बच्चे को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट करते हैं। अगर मौका मिला तो मैं फिर आपको इसके बारे में जरूर कि 1.5 ईयर के बच्चे को आप किस तरह से ट्रेन करेंगे तो वो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है अपने एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को मैनेज कर पाएगा और अपनी बॉडी को ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर पाएगा। दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी। सबसे पहले ये समझने, पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है और उसका वो किन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर और किस तरह से समझता है, ये आप खुद समझिए। सबसे पहले बच्चे के जिस्म में प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो कौन कौन सी तब्दीलियों में से गुजरता है, उसके साथ पहले खुद कंफर्टेबल हो, यानी खुद पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और उसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल हो। क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पे बाप भी जब आता है अपने बच्चे को एजुकेट करने की बात करता है तो वो उससे खुद ही बात नहीं हो पा रही होती कि उसने अपने बेटे को, 13 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को एजुकेट कैसे करना है। सो सबसे पहले खुद ये सीखना शुरू करें, ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना शुरू करें और सिंपल और स्ट्रेट वर्ड्स जो हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे वर्ड्स बात करते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं बता पाऊँ आपको कि ये वाले वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को आपने पहले से भी कुछ वर्ड्स बताए होंगे, उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा बेहतर तौर पर एजुकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है जब आप प्यूबर्टिकल चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपने अपने बच्चे की 8 साल की उम्र से कम 8 साल, इससे भी पीछे जा सकते हैं, 8 साल की उम्र में उसको प्यूबर्टी तक पहुंचने से पहले एजुकेट करना शुरू करना। और एजुकेट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप बच्चे को, हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चों को चलते चलते इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉट एट ऑल।
हमेशा स्पेशली अटेंड की जानी चाहिए और स्पेशली दी जानी चाहिए। आप बच्चे को अपने पास बिठाइए, खास टाइम निकालिए इस खास बात को करने के लिए और फिर इस बात को शुरू कीजिए। शुरू करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि आप बता सकते हैं कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जैसे आप भी बड़े हो रहे हो, लग रहा है ना कि आपके चेस्ट जो है या ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, इसमें पेन भी होना शुरू हो जाती है, आपको पता होगा पेन भी होती है समटाइम्स। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जिस्म में उसकी ब्रेस्ट इंक्रीज करती है, उसके अंडर आर्म्स में बाल आते हैं। अंडर आर्म्स में इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ये कह सकते हैं बगल में उसको बाल आते हैं, या उसको इस जगह पे हाथ लगा के आप बता सकते हैं कि इस जगह के ऊपर जो है उसको बाल आना शुरू हो जाते हैं। इन बालों को ये हर इंसान के साथ होता है और ये हर लड़का इस चीज़ में से लड़का और लड़की गुजरते हैं। इन बालों को साफ भी करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है अपनी हाइजीन के लिए। और साफ करने का तरीका आप बिल्कुल बैठ के उसके साथ जो है वो उसको साफ करके बता सकते हैं, यानी आप रेज़र इस्तेमाल कीजिए उस पर और उसको बताइए कि किस तरह से साफ करते हैं। अगर आप रेज़र नहीं इस्तेमाल करना चाहते उसके साथ, तो फिर मैं कहूँगी पिक्टोरियल मैसेजेस या डॉल या टॉय के साथ आप इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं, ताकि उसको समझ आ सके कि इन बालों को क्लीन अप करना क्यों ज़रूरी है। दूसरा, आप बार बार बच्चे को ये बताइए कि ये चेंजेस हर इंसान में आती है, मुझ में भी आई थी, मैं भी इन सारी चीज़ों में से गुजरा हूँ, आपका बड़ा भाई भी इन सारी चीज़ों में से गुजरा है, आपका फलाना दोस्त भी, आपका फलाना कज़न भी इन सारी चीज़ों से गुजरेगा और गुजरा है। जब आप इस तरह से इसको डिफरेंट लोगों की चीज़ें बताएंगे तो वो इस इंफॉर्मेशन के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप उसको उसकी चेंजेस के बारे में आहिस्ता आहिस्ता, यानी आवाज़ की चेंज होने के बारे में बताएंगे। जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे एक जो है उसका एक बॉन्ड सी बड़ी जाहिर जो है वो होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बॉन्ड जाहिर होती है तो इसका मतलब है कि लड़का, यानी आप बड़े हो रहे हैं और आपकी आवाज़ में भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये आवाज़ में चेंजेस जो हैं ये हर लड़के के साथ होती है। इसी तरह से आप उसको इरेक्शंस के बारे में, यानी आपके प्राइवेट पार्ट, जिसको आप नोनो कह सकते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं पिशी वाली जगह कह सकते हैं, जो भी आपने अपने बच्चे को लफ्ज़ सिखाया वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अकड़ाव आता है और ये अकड़ाव नेचुरल है, हर लड़के को ये अकड़ाव जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो आता है। ये अकड़ाव खुद ब खुद भी हो सकता है, यानी आपका पिशी वाला जो जगह है, पिशी वाला ऑर्गन जो है वो सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये हर लड़के के साथ होता है और हर लड़का इस चीज़ को फेस करता है, ये बड़े होने की निशानी है। ये इन्फॉर्मेशन आप उसको दे सकते हैं। इसी तरह से फिर अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जब आपका ये ऑर्गन समटाइम्स जब आप सो रहे होंगे तब भी बड़ा हो सकता है, अकड़ सकता है, खड़ा हो सकता है, स्टैंड कर सकता है, इसमें कड़ाव आ सकता है, सख्ती आ सकती है और इसमें से खुद ब खुद कुछ पानी के सा मवाद जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, पानी निकलेगा। ये भी एक कुदरती अमल है, ये सब लोगों के साथ होता है और ये भी बड़े होने की निशानी है और ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अपने बच्चे को, लड़के को यानी जो है वो दीजिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके एडजस्ट करना शुरू हो जाए। मगर जैसे मैंने कहा कि एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, सारी चीज़ों के बारे में एक ही टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपने। अगर आप लोगों को मेरी मज़ीद किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे अलीना के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है, मिस शहीरा के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है और डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको किसी मज़ीद हेल्प की जो है, मेरी हेल्प की ज़रूरत जो है वो इस बारे में पड़े, मेक श्योर करें कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है, मेक श्योर ये करें कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं उस स्कूल में साइकोलॉजिस्ट जो है, काउंसलर जो है, ख़ास तौर पे वो इस तरह की चीज़ें करे कि वो बच्चे को प्यूबर्टी वाली चेंजेस के बारे में एजुकेट कर रहा हो और आप उनसे पूछिए क्या कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, बच्चों को इसके बारे में ट्रेन किया जाता है या नहीं किया जाता, ताकि आपका बच्चा ज़्यादा बेहतर तौर पे स्टेज में से गुजर सके। लड़कियों के लिए जो हेयर रिमूवल होता है, बच्चियों के लिए वो बेहतरीन चीज़, तो मैं ये कहूँगी कि जब बच्चियाँ माएँ ख़ास तौर पे जो है उनको इस चीज़ के ऊपर जो है रोल लेना चाहिए कि बहुत बेहतर ये होता है कि आप उनको वैक्सिंग के बारे में, वैक्सिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, डिफरेंट तरीके बता सकते हैं, रेज़र के बारे में भी बता सकते हैं। बेहतरीन ये है कि आप जो है उनको वैक्सिंग की तरफ जो है वो लेके जाएं। फौजिया, जैसे आपने मुझसे पूछा है
तो वैक्सिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, मगर ऑफ कोर्स आपने पहले उस बच्चे को बताना है कि वैक्सिंग कैसे होती है, क्यों करवानी ज़रूरी होती है, और अगर आप चाहें तो आप अपनी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मैं भी इसको करवाती हूँ और मैं क्यों करवाती हूँ। और इससे असल में फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है आपके बॉडी पार्ट जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, बाल जो है वो लंबे अरसे के लिए नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकती हैं। आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन है, फिर कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो कुछ मज़ीद चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। आप लोगों के सवाल अगर हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, और अगर कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए। मैं सवाल देखना चाह रही हूँ कि कौन कौन से सवाल अभी तक आ रहे हैं। नॉन वर्बल वाला आपने मेरे से पूछा है, उसके लिए बहुत बेहतर जो है कि आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट जो है आपका, उससे आप कंसल्ट कीजिए कि आप कौन कौन से विजुअल मैसेजेस जो है वो बच्चे को दिखा सकते हैं। वैसे तो पिक्टोरियल मैसेजेस जो है वो नॉन वर्बल ही होते हैं, आप नॉन वर्बली वो पिक्टोरियल मैसेजेस बच्चे को दिखा के पॉइंट कर सकते हैं। जो साइन लैंग्वेज वो समझता है वही साइन लैंग्वेज आप इस्तेमाल करके उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मगर फिर अपने स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि किस तरह से जो है वो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे उसको सिखा सकते हैं बच्चे को जो कि बोल नहीं पा रहा और उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। कोई और सवाल है किसी का तो जी ज़रूर सवाल लीजिए। हमाद साहब का सवाल है कि हम किस तरह से रोक सकते हैं। हमाद, अगर हम आज टॉपिक स्पेसिफिक रहेंगे तो हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम क्योंकि सिर्फ प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टिकल चेंजेस की बात करें, तो इससे रिगार्डिंग सवाल करें मुझसे तो मैं ज़्यादा बेहतर फोकस्ड रह के जवाब दे सकती हूँ। वैसे तो जो है आप ये कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स आपकी साइकोलॉजिस्ट अगर हैं तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि आप बच्चे के हैंड को बहुत ज़ोर से पकड़ने की कोशिश कीजिए, इतना प्रेस कीजिए कि उसको उस पर आपका प्रेशर जो उसको फील हो, मगर इतना नहीं कि वो हर्ट होना शुरू हो जाए। There are many questions. Okay. Thank you so much. Exactly. जो सवाल यहाँ पे मुझसे महमूद साहब ने पूछा है कि कोविड की वजह से बच्चे की जो थेरेपी है वो स्टॉप हो चुकी हुई है और वो इरिटेटेड है। आप ये याद रखिएगा कि बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं दे हैव लाइक स्पेशल एनर्जीज इन दैम, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज उनकी होती हैं, दूसरे बच्चों से ज़्यादा एनर्जीज होती हैं उनके अंदर। सो उनको इस एनर्जी को लेट आउट करने की कोई जगह ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है वो इरिटेटेड है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास करने को इस वक्त कुछ नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो शॉर्ट हुई हुई है। जब आप उसकी एनर्जीज़ को वेंट आउट कर देंगे, थ्रू प्ले कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो प्ले करता है, और या उसको प्ले में एंगेज करके आप उसकी एनर्जीज को लेट आउट करेंगे तो उसकी इरिटेशन भी खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बच्चे अक्सर जब उनकी एनर्जीज प्रॉपर तौर पे चैनलाइज नहीं हो पाती तब ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं। सो अगर आप उसकी एनर्जी को प्ले के थ्रू या उसकी वो एक्टिविटीज़ जो उसको बहुत पसंद है, जैसे कलरिंग वगैरह हो सकती है, जैसे मे बी गेमिंग हो सकती है, अगर प्ले स्टेशन के ऊपर वो गेम कर रहे हैं तो फिर इन्हीं चैनल्स के थ्रू आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादा बेहतर तौर पे चैनलाइज करती है एनर्जीज़ को। आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मे बी गार्डनिंग आप उससे बच्चे से करवा सकते हैं, थोड़ा सा जो है अपने लॉन में कुछ चीज़ें जो उससे करवा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा बेहतर तौर पर चैनलाइज हो जाएगी। अच्छा, जो शहीरा आपका सवाल है कि प्राइवेट टाइम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो होना चाहिए, वो इसी वजह से होता है। एक्चुअली ये हमारे कल्चर में थोड़ी सी कम प्रिवेल करने वाली चीज़ है कि प्राइवेट टाइम बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा दिया जाता है, मगर वो प्राइवेट टाइम बेड टाइम ही होता है। जब वो बेड के ऊपर जाता है तो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो कि स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं वो अपने ऑर्गन्स को टच करते हैं। जब वो अपने ऑर्गन्स को टच कर रहे होते हैं तो हम अक्सर उनको बैडली रोकने की कोशिश करते हैं। सो एक्चुअली उस प्राइवेट टाइम को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि आप अगर वो अपने ऑर्गन्स को टच कर रहे हैं अपने रूम में, तो फिर आप उसको
बजाय इसके कि स्टॉप करें, लेट हिम डू दैट, वो उसको कर ले। जब वो उसको कर ले तो फिर उसके बाद आप उसको समझाइए कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे टच करना है, क्यों टच करना है, क्यों टच नहीं करना है, ये चीज़ जो है आप उसको बताइए। उसी वक्त आप उसको मत डांटना शुरू करें, क्योंकि जब आप उसी वक्त उसको डांटेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद एक जो है वो अजीब सी सिचुएशन, कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाएगी कि मुझे किस बात पे और क्यों डांटा जा रहा है। बाद में जब अगर आपने उसको देख लिया तो उसके बाद आप चीज़ों को करना शुरू करें। प्राइवेट टाइम हमारे यहाँ पे ज़रा कम कॉमन है। आयशा, आपने पूछा है कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज को जो है किस तरह से, जैसे मैंने आप शुरू में ही बताया कि आपने जब बच्चे को ये बात समझानी है कि आपका प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो फिर उसी वक्त यानी उससे अगला सेकंड मैसेज जो है वो ये होना चाहिए कि आप अपने इन प्राइवेट पार्ट्स को कब और कैसे टच कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि आप बच्चे को बताइए कि आपके ये प्राइवेट पार्ट्स जो है ये सिर्फ आप इनको टच कर सकते हो, आपके पेरेंट्स टच कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, और इसी तरह से डॉक्टर अंकल टच कर सकते हैं, वो भी माँ बाप की मौजूदगी के अंदर। ये बात आपने अपने बच्चे को बतानी है। और उसके साथ आप उसको ये बताइए कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को जब आप अकेले रूम में होते हैं तब टच कर सकते हैं, जब आप वॉशरूम में जा रहे हैं तब टच कर सकते हैं उनको। हर वक्त पब्लिकली लोगों के सामने इसको नहीं टच किया जाता, क्योंकि आप उसको बताइए इसको टच करना क्यों बुरा है, इस तरह से लोग शेम करते हैं या ये बुरा लगता है, ये चीज़ आप बताइए कि वो पब्लिकली इनको टच नहीं किया जाता। लेकिन रिपीटेड मैसेजेस बहुत ज़रूरी है। हर इंफॉर्मेशन को रिपीट करना बहुत 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 ज़रूरी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। एक दफ़ा आप मत समझें कि आपने एक दफ़ा बता दिया तो आपके बच्चे को बात समझ आ जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। आपको 100 टाइम्स में भी ये बात करनी पड़े और फिर बच्चे को ये बात समझ आए, और आप 100 टाइम्स ये कीजिए। कोई और किसी का क्वेश्चन है? बिकॉज टू माय अंडरस्टैंडिंग मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए। अगर किसी का कोई और सवाल है, हाउ वी कैन टू कीप सीक्रेट्स ऑफ हिज पर्सनल मैटर, बिकॉज प्लीज एडोलेसेंट्स एज जो है जिसके ऊपर जो है चेंजेस आना शुरू होते हैं, वो 8 जब ईयर्स का बच्चा होता है तो उसमें सारे प्यूबर्टिकल चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और 13 ईयर्स की एज के ऊपर जाके नॉर्मली सारे बच्चे जो हैं, मैंने पहले बताया कि ASD यानी ऑटिज्म बच्चे की प्यूबर्टी के ऊपर कोई चेंज नहीं लेके आता। ये खुद ऑटिज्म के साथ या बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं वो भी अपनी प्यूबर्टी को उसी एज के ऊपर अचीव करते हैं जिस एज पे दूसरे बच्चे अचीव करते हैं। जो चीज़ डिफरेंस करती है वो मेडिसिन का यूज़ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट्स इस्तेमाल हो रही होती जिसकी वजह से प्यूबर्टी थोड़ी सी अर्ली हो जाए, मगर उसका एज और टाइम स्पैन जो है वो यही होगा कि 18 to 13 ईयर्स की एज में बच्चा जो है अपनी प्यूबर्टी को एक्वायर करना जो है वो शुरू हो जाएगा। सीक्रेट्स जो है अब ये जो है ये भी आयशा, आप इसको अगर आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि वो सीक्रेट्स किस तरह से करे, तो जैसे स्टोरी टेलिंग जो है, स्टोरीज के थ्रू जो है वो आप बच्चे को बहुत क्लियरली ये मैसेज सिखा सकते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये किसी और को नहीं देनी, या कुछ खास इंफॉर्मेशन जो घर की बातें होती हैं वो बाहर नहीं बता रहे होते, या जो अपनी प्राइवेट बातें हैं कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ क्या किया है और रात को आपके साथ क्या, यानी अगर आपको इरेक्शन हुई है और ऐसी कोई चीज़ हुई है तो फिर उसके बारे में आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है किसको देनी है। यानी वो पेरेंट्स को तो दे सकता है सीखने के लिए और चीज़ें मज़ीद बेहतर करने के लिए, मगर वो किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। या आप स्टोरीज के थ्रू बच्चे को बहुत बेहतर तौर पे सिखा सकते हैं। और स्टोरीज दो तरह की हो सकती है। एक वो स्टोरी हो सकती है जिसमें आप ये बताएं बच्चे को कि किसी ने इन्फॉर्मेशन शेयर की तो उसके बाद उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करना पड़े, यानी बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गए या उसको डांट पड़ी इस बात के ऊपर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप दे सकते हैं। मगर और उसके साथ ही एक दूसरी आपने स्टोरी उसके साथ शेयर करनी कि वो बच्चा जो कि शेयर नहीं करता इन्फॉर्मेशन, तो फिर लोग उसका मजाक भी नहीं बनाते। एग्जैक्टली टास्क एनालिसिस तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है रजा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि
मैं शायद इसी सेशन में अकेले एक सेशन में कैटर नहीं कर सकती, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। टास्क एनालिसिस करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इजीली बच्चे के साथ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई और सवाल है तो ज़रूर पूछिए, बिकॉज इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम बियर किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, और मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारी एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी प्यूबर्टी की चेंजेस हैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए। आप उनको जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको वर्ड्स भी मिल सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं। मगर कुछ टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बेहतर तौर पे अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। मगर बच्चे को एजुकेट करने से पहले अपने आप को जो है वो एजुकेट कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एजुकेटेड होंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आप अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है कोशिश ये करें कि खुद शाय ना हो बच्चे से बात करते वक्त। अगर आपकी अपनी हंसी छूट जाएगी बच्चे से बात करते वक्त, तो बच्चा भी जो है वो समझेगा कि ये अजीब सी चीज़ है। सीरियस रह के इम्पॉर्टेंट समझते हुए इस इन्फॉर्मेशन को अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है ताहिरा रुबाब, मेरा नाम भी ताहिरा रुबाब है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, मुझे मिस अलीना के थ्रू, शहीरा के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको बहुत आसानी से जो आपको हेल्प कर देगी आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और आपका भी बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे शुक्रिया अदा करें उन सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।